नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज वाराणसी के काशी में रखेंगे सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की भी जानकारी लेंगे। आज वाराणसी के काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले। 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे वो। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की भी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। खास तौर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री ने श्रम कानूनों के सरलीकरण को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में श्रमिकों और उद्योगों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखें। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने श्रम कानूनों के सरलीकरण पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए उद्योगों के लिए नियमों का पालन आसान बनाया जाए। बड़े औद्योगिक श्रम सुधारों की ओर बढ़ रहा है यूपी। आसान होगा व्यापार, श्रमिक हित होगा सुरक्षित। सुगम्य व्यापार विधेयक 2025 जल्द होगा पेश। राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक कानून होंगे खत्म। 13 राज्य अधिनियमों के आपराधिक कानून होंगे समाप्त। कारावास की जगह आर्थिक दंड को मिलेगी वरीयता। विधेयक में प्रशासनिक कार्रवाई को मिलेगी वरीयता। आपराधिक कानून गैर आपराधिक श्रेणी में बदले जाएंगे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकृत श्रम कानूनों से न केवल श्रमिकों को लाभ होगा बल्कि औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और संतुलित श्रम व्यवस्था लागू करना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर हो। लखनऊ की समीक्षा बैठक में श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिक और उद्योग दोनों के हित में ही प्रदेश की प्रगति संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल से आई रिपोर्ट ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक साक्ष्य तो सामने आ ही रखे गए, लेकिन इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि आजादी के वक्त यहाँ पर 45% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर महज 15% तक ही रह चुकी है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों हर दंगे और हर हिंसा के बाद हिंदू अपने घरों और जमीनों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ संभल की ही नहीं है, बल्कि कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक फैली हुई है। जानिए। संभल में हरिहर मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। शिलालेख और अन्य साक्ष्यों से साफ होता है कि यहाँ कभी हिंदू संस्कृति और आस्था की गहरी जड़ें थीं। लेकिन सवाल ये भी है कि जहाँ आस्था इतनी गहरी हो, वहाँ आज हिंदुओं की स्थिति इतनी कमजोर क्यों हो गई? आजादी के वक्त संभल में हिंदू आबादी 45% थी, लेकिन आज ये आंकड़ा सिर्फ 15% पर सिमट गया है। रिपोर्ट बताती है कि बीते दशकों में यहाँ बार बार हुई हिंसा और दंगों ने हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना ही उनके सामने एकमात्र
रास्ता रह गया। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के मिले साक्ष्य। आजादी के वक्त 45% थे हिंदू, अब सिर्फ 15% बचे। दंगे, तुष्टीकरण की राजनीति ने बदली जनसंख्याई। रिपोर्ट ली देश प्रदेश की राजनीति में भूचाल। बाबर काल और धार्मिक स्थलों पर उठेंगे फिर सवाल। बाबर, मंदिर और डेमोग्राफी का जिन फिर बाहर। सपा सांसद वर्ग के बयान के बाद 2024 दंगा भड़का। संभल कमेटी ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। कश्मीर का जिक्र किए बिना ये तस्वीर अधूरी है। कश्मीर घाटी में 90 के दशक में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहां भी लगातार हिंसा और आतंक की आग में हिंदू समाज को अपने घर, जमीन और पुश्तैनी मंदिर छोड़कर भागना पड़ा। सवाल वही, क्या हर बार हिंदू समाज ही हिंसा का शिकार बनेगा? संभल की बात करें तो यहाँ आजादी के बाद कई दंगे भड़के। हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को ही उठाना पड़ा। चाहे 1950 का सांप्रदायिक टकराव हो, 1967 और 1980 के दशक की हिंसा हो, या फिर 1990 के बाद हुए उपद्रव, हर बार हिंदू घर जले, दुकानें उजड़ी और लोग सुरक्षा के लिए गांव शहर छोड़कर चले गए। धरातल पर विषय देखा जाए तो 20% से भी कम है। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है लगभग 13 से 15% के बीच है। और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, अगर उस दिन संभल में जो जिलाधिकारी डीएम साहब है राजेंद्र पेसिया जी ना होते, अगर एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते और तमाम संभल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं एसडीएम साहब वंदना मिश्रा जी ना होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहां हैं, देखने का विषय है। और ये घटना पहली बार थोड़ी हुई है, घटना ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। इससे पहले आपके घटनाक्रम देखेंगे तो कई हिंदू एक साथ 180 हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1978 में। उस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश शासन को, संभल प्रशासन को कि अब जो है हिंदुओं की आवाज उठ रही है, उसके विषय में जांच हो रही है। यानी इतिहास गवाह है कि संभल में जितनी बार हिंसा हुई, हिंदुओं का पलायन उतना ही तेज होता गया। अब हालात ये है कि जिस समुदाय की यहाँ कभी स्थिति मजबूत थी, वही अब अल्पसंख्यक बनकर रह गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, क्या रिपोर्ट दी है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बयान हमने भी अपने दर्ज कराए थे एसआईटी के सामने। अब देखते हैं जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उस पर हम बताएंगे कि एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या नहीं दी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू हिंसा का शिकार बनते रहेंगे, कब तक अपने ही वतन में असुरक्षा के साए में जीते रहेंगे और कब तक उन्हें अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। संभल की यह रिपोर्ट सिर्फ एक जिले की हकीकत नहीं, यह उस बड़े सच को सामने लाती है कि दंगों और हिंसा के बाद सबसे ज्यादा विस्थापन और पलायन हिंदुओं को झेलना पड़ता है। चाहे कश्मीर घाटी हो या संभल का इलाका, कहानी एक जैसी है। आस्था के प्रतीक मंदिर बचे रह जाते हैं, लेकिन उनके पूजक लोग पलायन कर जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक हिंदू हिंसा का बलि चढ़ेंगे और कब उन्हें अपने ही देश में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए 2 आरोपी, ये जानकारी सामने आई है। दोनों आरोपियों पर लूट और चोरी समेत कई आरोप है। आरोपियों से अवैध असला और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद से ये खबर है। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर क्या है। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या दोनों आरोपियों पर लूट और चोरी समेत कई आरोप दर्ज हैं, मामले दर्ज है। आरोपियों से अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए। क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है। इसमें आज यहाँ पर CHSP स्कूल के पास में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के विजयनगर थाना की जो पिकेट है वो लगाई गई थी। दिनांक 23 अगस्त को विजयनगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की जो घटना हुई थी, उसके क्रम में CCTV फुटेज के इत्यादि पर के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग जारी थी और इसी क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। 2 व्यक्ति यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए हैं और इनको संदिग्ध जानकर रुकने के लिए कहा गया, लेकिन रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को इधर जो बिजली घर का क्षेत्र है, कच्चा रास्ता, इस पर भगाया और पुलिस पार्टी द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो आगे जाकर इनकी बाइक यहाँ पर जहाँ पानी पड़ा हुआ था और गड्ढे का क्षेत्र था वहाँ पर फिसल गई। इन्होंने यहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस दल द्वारा जब इनको रुकने के लिए कहा गया तो इन्होंने पुलिस पर जान से मारने के निहितार्थ फायर कर दिया। पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है। इसमें एक व्यक्ति शाबिद के पैर में यहाँ पर गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, अंशु, उसको मौके से हिरासत में ले लिया गया है। इधर लखीमपुर खीरी में फॉरेस्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लखीमपुर खीरी में खुखार बाघिन पकड़ी गई है। 12 साल के बालक और 100 पशुओं को इसने शिकार बनाया था। बड़ी कार्रवाई की है फॉरेस्ट विभाग ने। लखीमपुर खीरी में ये कार्रवाई की गई है। खुखार बाघिन को पकड़ लिया गया है। ये वही बाघिन है जिसने 12 साल के एक बच्चे और 100 पशुओं को शिकार बनाया था अपना, और अब इसको पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस बाघिन को, ये खुखार बाघिन जिसको पकड़ लिया गया है, एक बच्चे को जो कि 12 साल का और 100 पशुओं को इसने शिकार बनाया था अब तक। देखिए कितनी खुखार है ये, दहाड़ इसकी ये बता रही है। अभी फिलहाल वन विभाग ने इसको पकड़ लिया है। आखिरकार इस खतरनाक बाघिन को, खुखार बाघिन को पकड़ लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जिसे आज गोला रेंज के देवीपुर गांव में 3 लोगों का एक सिंगल टाइगर जो है फेज में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये लगभग पिछले 6 महीने से आसपास की गोला मैदान में जो रेंज है तो उसके लगभग 20-25 गाँव में हम सब मूवमेंट करती थी और पूरे रात में ही एक्टिव रहती थी। क्योंकि लास्ट में दुर्घटना हो गया था, बच्चे का डेथ हो गया से, तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई की थी। लेकिन बिल्कुल क्योंकि दिन में इसका मूवमेंट लगभग नहीं होता था तो इसको कहीं पकड़ने में बड़ी किस्मत की बात है कि आज सुबह केज में आ गया है। तो इसका हम लोग मोडस ऑपरेंडी वही बनाए थे, क्योंकि बकरी के पीछे जाती है और लगभग जहाँ झोपड़ी हो उसी के अंदर घुसती है। तो ऐसा केस है कि ठीक एक घर है, उसी के घर से मान के चले कि 10 मीटर दूर ही पिंजरा लगाया था। पिछले 4-5 और ये लगभग हर 7वें-8वें दिन पे अपना गाँव बदल दी थी। वहीं मथुरा के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ नियंत्रण को लेकर बनाई गई उच्च अधिकारी प्राप्त प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने मंदिर का निरीक्षण किया। देखिए। मथुरा के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने उच्च अधिकार प्राप्त प्रबंध समिति का गठन किया है। इसी क्रम में समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन की व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर में आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी तो प्राथमिक दौर है और ये हम लोग दो तीन बार यहाँ पर आए और जो कमियां हैं वो यहाँ के वर्तमान में जो प्रबंधक हैं शर्मा जी, उनको इंगित करी गई। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसएसपी, नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, हमारे साथ श्री मुकेश शर्मा जी जो हमारे सदस्य हैं इस कमेटी के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी है उसके, हम लोगों ने देखा यहाँ बहुत कमियां हैं और बड़ी विकट कमियां हैं। कुछ ऐसा लगता है कि उन कमियों पर जो ध्यान दिया जाना था प्रबंधन द्वारा वो बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो उनको अभी इंगित किया गया है और कमेटी के सभी सदस्य ने इंगित किया है और शर्मा जी और उनके साथ जो लोग भी उपस्थित थे, हमारे मंदिर के प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण और विद्वान जन जो यहाँ के अच्छाई के लिए काम करने में उत्सुक हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र ही इसमें एकदम अलग परिवर्तन आएगा और 2 दिन का समय दिया है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो संस्था है, उसका काम बहुत ही निंदनीय है, तो उस बारे में हम लोग परसों फिर आएंगे पुनः इसी समय शाम को और देखेंगे कि क्या प्रगति हुई है। भीड़ नियंत्रण को लेकर बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास द्वारों की व्यवस्था, साथ ही आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारियों पर भी जोर दिया गया। कमियां विशेष हैं जो समय के अनुसार ही पूर्ण की जाएंगी, उसके संबंध में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। गोस्वामी जो हमारे बीच आएंगे उनसे चर्चा करेंगे। हम लोग एक ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ रेगुलर दर्शनार्थी आते हैं वो भी अपनी बात हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सही बातों का और तथ्यों की जानकारी सब जगह तक पहुंच सके और एक अच्छा वातावरण और एक अच्छी पहचान जिस सेवा के लिए बिहारी जी ने हम लोगों को नियुक्त किया है वो हम लोग शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। क्राउड कंट्रोल को लेकर जो है कमेटी बनी थी, उसको लेकर आज आदमी क्या देगा, किस तरह से क्राउड कंट्रोल होती है? क्राउड कंट्रोल का जो विषय है वो प्रतिदिन अलग अलग तरह की सीमाओं के अंतर्गत क्राउड आता है और चूंकि दर्शनार्थी और सेवार्थी जो दोनों तरह के लोग आते हैं वो भावुकता में भी बह जाते हैं, तो उनकी भावुकता, उनके जो स्वास्थ्य, बुजुर्ग लोग बहुत आते हैं, महिलाएं बहुत आती हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे, देखिए एक विशाल काम है ये, 2-4-10 दिन में, 2-4 महीने में भी नहीं हम लोग उस स्तर तक ला सकते जो हम लोगों के बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य से आए हैं, बिहारी जी की हम लोगों पर जो कृपा है, उस उद्देश्य का पूर्ण रूप से अनुपालन अपने सब साथियों के साथ मिलकर करेंगे। ठाकुर श्री बाके बिहारी जी मंदिर में भक्तों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब व्यवस्थाओं पर और अधिक सख्ती की जा रही है। समिति के निरीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भक्तों को सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन का अनुभव मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर जौनपुर के मछली शहर पड़ाव पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। घटना पर यूपी के कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की हैं। जौनपुर के मछली शहर पड़ाव पर हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर दुख साझा किया। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि इस कठिन घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मंत्री ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को घटना की जानकारी भी दी। मछली शहर पड़ाव पर जो घटना हुई थी वो बहुत दुखद है और आज मैं जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से मिला है और उनको ढाढ़स बढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और मैंने इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रमुख सचिव गृह को भी अवगत कराया है
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को आश्वस्त किया है कि हर संभव मदद सरकार की ओर से पीड़ित पक्ष की होगी। यूपी लाइव में इतना क्या, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।